हेलो दोस्तों, ऑल इन वन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन के युद्ध के बारे में कि युद्ध का मामला क्या है, रूस ने क्यों यूक्रेन पर हमला किया, यूक्रेन का पक्ष क्या है, अमेरिका का पक्ष क्या है, नाटो क्या है, इसमें भारत का पक्ष क्या है और उस युद्ध से क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या ये वर्ल्ड वार 3 हो सकता है। इन सब के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैप में यूक्रेन कहाँ है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यूक्रेन के उत्तर में बेलारूस है, पश्चिम में पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, नीचे रोमानिया है, ब्लैक सागर है, मोल्डोवा है और अजोव सागर से भी यूक्रेन की सीमा लगती है। तो हम जानेंगे कि झगड़ा क्या है, इस विवाद की जड़ क्या है। तो 1991 में जब यूएसएसआर सोवियत संघ जो 15 देशों का एक संगठन हुआ करता था, जब वो टूट गया तो 15 देश अलग अलग हो गए। उनमें से एक देश यूक्रेन भी था। 1991 के बाद 2014 तक यूक्रेन में जो सरकार बनी वो रूस समर्थित सरकार थी। 2014 के बाद यूक्रेन में तख्ता पलट हो गया और जो सरकार बनी वो रूस के समर्थन की नहीं थी, बल्कि वो अमेरिका के समर्थन में थी। वो पश्चिमी देशों के प्रभाव की सरकार थी। 2014 के बाद यूक्रेन रूस से हटता चला गया और यूक्रेन यूरोपीय यूनियन और नाटो में शामिल होना चाहता था। अभी नाटो क्या है? नाटो एक सैन्य संगठन है जिसकी स्थापना 1949 में सोवियत संघ के खिलाफ हुई थी। नाटो का ये रूल है कि अगर नाटो के किसी एक देश पर अगर कोई भी देश हमला करता है तो वो सारे देशों पर हमला माना जाता है और नाटो के सारे सदस्य देश उस देश पर मिलकर हमला करते हैं। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उसके बाद नाटो को भी समाप्त कर देना चाहिए था, लेकिन अमेरिका ने नाटो को समाप्त नहीं किया, बल्कि अमेरिका ने ये कहा नाटो का जो उद्देश्य रहेगा वो विश्व में शांति स्थापित करना रहेगा। इसी शांति स्थापित करने के नाम पर नाटो का विस्तार चलता रहा और 1991 में ये तय किया गया था कि अब नाटो का विस्तार जर्मनी के पूरब में नहीं होगा, यानी कि रूस की तरफ नाटो का विस्तार नहीं होगा, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया। 1991 के बाद जर्मनी के पूरब में पोलैंड, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, हंगरी, स्लोवाकिया जैसे देशों को नाटो में शामिल किया जाता रहा। रूस को इसी पर एतराज़ था। 2014 के बाद यूक्रेन को भी नाटो में शामिल करने पर चर्चा चल रही थी। रूस चाहता था कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं हो, क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता तो नाटो की सेनाएं यानी अमेरिका और यूरोपीय देशों की सेनाएं रूस के बॉर्डर पर लग जाती, तो रूस की सुरक्षा के लिए खतरा थी। रूस चाहता था कि नाटो 1997 वाली स्थिति में आ जाए, यानी कि 1997 के बाद जिन देशों को नाटो में शामिल किया गया है उनको नाटो से निकाला जाए और ये लिखित में दिया जाए कि यूक्रेन को कभी भी नाटो में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन अमेरिका ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। अमेरिका ने कहा कि हम रूस की इस बात को नहीं मानेंगे और यूक्रेन भी नाटो में शामिल होने की चर्चा पर आगे बढ़ता रहा। इसी को देखते हुए रूस नाराज़ हो गया और उसने यूक्रेन पर हमला कर दिया। अब हम देखते हैं कि कोई देश डायरेक्ट किसी देश पर हमला कर सकता है? तो कोई भी एक देश दूसरे देश पर डायरेक्ट हमला नहीं कर सकता है। जितने भी यूएनओ के सदस्य देश हैं वो किसी भी देश पर डायरेक्टली हमला नहीं कर सकते। तो फिर आखिर रूस ने यूक्रेन पर कैसे हमला कर दिया? तो इसके पीछे की एक कहानी है कि रूस ने जो डायरेक्ट यूक्रेन पर हमला नहीं किया है। रूस ने कहा है कि हम यूक्रेन पर हमला नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम वहाँ सैन्य अभियान चला रहे हैं। 21 तारीख को रूस ने जो यूक्रेन के दो क्षेत्र हैं लुहांस्क और डोनेट्स्क, इनको स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी। इनको स्वतंत्र देश की मान्यता देने के बाद रूस ने कहा कि हम इन दोनों देशों की रक्षा के लिए अपनी सेना वहां पर भेज रहे हैं, हम वहां पर शांति स्थापित करने के लिए अपनी सेना भेज रहे हैं। यूएन के आर्टिकल 7 में ये क्लोज लिखा हुआ है कि कोई देश अगर पड़ोसी देश पर हमला करता है तो वो पड़ोसी देश दूसरे देश से मदद मांग सकता है और वो दूसरा देश उसकी मदद के लिए अपनी सेना भेज सकता है। तो रूस ने यही किया है। सबसे पहले तो यूक्रेन के 2 हिस्से लुहांस्क और डोनेट्स्क को स्वतंत्र देश की मान्यता दी। उसके बाद शांति स्थापित करने के नाम पर अपनी सेना वहाँ पर भेज दी। रूस कह रहा है कि हमको युद्ध नहीं कर रहे हैं बल्कि हम सैन्य अभियान चला रहे हैं।
हम लुहांस और डोनेट्स के लोगों की रक्षा कर रहे हैं। हम वहाँ के लोगों की रक्षा के लिए हमने अपनी सेना उतारी है। अब यूक्रेन को भी समझना चाहिए था कि रूस हमारा पड़ोसी देश है, अमेरिका बहुत दूर का देश है। अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देश फ्रांस और ब्रिटेन यूक्रेन को उकसाते रहे कि हम तुम्हारे साथ में हैं, तुम नाटो में शामिल हो जाओ, रूस अगर आप पर हमला करेगा तो हम तुम्हारा साथ देंगे। यूक्रेन इसी उकसावे में रहा और वो लगातार नाटो में शामिल होने की चर्चा पर आगे बढ़ता रहा। इसी से नाराज़ होकर रूस ने 24 फरवरी को सैन्य अभियान के नाम पर यूक्रेन पर हमला कर दिया। और जैसे ही यूक्रेन पर हमला किया तो अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देश जो बार बार कह रहे थे, जो बार बार धमकी दे रहे थे रूस को, उनमें से कोई भी देश डायरेक्ट लड़ने के लिए नहीं आया। यूक्रेन को समझना चाहिए हमारा जो पड़ोसी देश है वो रूस है, वो पड़ोसी कभी नहीं बदल सकते। दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी कभी नहीं बदले जा सकते। तो यूक्रेन ने अमेरिका के बहकावे में आकर रूस से दुश्मनी मोल ले ली। यूक्रेन को ये भी समझना चाहिए कि हम बहुत छोटे हैं, हमारी ताकत बहुत कम है, हमें इतने बड़े देश से पंगा नहीं लेना चाहिए। क्योंकि एक कहावत कही जाती है कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं की जाती। वही यूक्रेन के साथ हो रहा है। जब पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया तो उसके साथ एक चेतावनी भी दी कि जो देश जो हमारे बीच में आएगा उसको अपना अंजाम भुगतना होगा, उसका अंजाम बुरा होगा। यूक्रेन पर हमला करने से पहले तो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन सारे देश रूस को धमकी दे रहे थे लगातार, लेकिन जैसे ही रूस ने हमला किया सारे पश्चिमी देश पीछे हट गए और कोई भी पश्चिमी देश डायरेक्ट अपनी सेना भेजने के लिए तैयार नहीं है। और अमेरिका के बारे में तो कहा जाता है कि अमेरिका की न दुश्मनी अच्छी न दोस्ती अच्छी, क्योंकि अमेरिका की दुश्मनी जितनी बुरी है उससे कहीं ज़्यादा बुरी अमेरिका की दोस्ती है। क्योंकि अमेरिका किसी का नहीं है, अमेरिका एक व्यापारिक देश है। अमेरिका पूरी दुनिया में शांति के नाम पर युद्ध कराता है और युद्ध कराने के बाद अपने हथियार बेचता है। अमेरिका एक व्यापारी है। सारे पश्चिमी देश व्यापारी हैं जो पूरी दुनिया में अशांति फैलाते हैं, अपने हथियार बेचते हैं। वही आज वो यूक्रेन के साथ कर रहे हैं। जब रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है, लगातार वहाँ बमबारी कर रहा है, वहाँ मिसाइल अटैक कर रहा है, तो कोई भी देश, अमेरिका हो या फ्रांस हो या ब्रिटेन हो, डायरेक्ट कोई भी अपनी सेना भेजने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उसको कह रहे हैं कि हम आपको हथियार देंगे। अमेरिका कह रहा है कि रूस सैन्य अभियान के नाम पर यूक्रेन में हमला कर रहा है, यूक्रेन में मिसाइलें मार रहा है, बमबारी कर रहा है। तो हम पूछना चाहते हैं कि अमेरिका ने जो सैन्य अभियान के नाम पर अफ़गानिस्तान में किया था वो क्या था? अमेरिका ने जो इराक़ में सैन्य अभियान के नाम पर किया था वो क्या था? अमेरिका ने जो सीरिया में सैन्य अभियान के नाम पर किया था वो क्या था? अमेरिका ने जो वियतनाम पर सैन्य अभियान के नाम पर बम बरसाए थे वो क्या था? जो कल जो अमेरिका कर रहा था वो ठीक था, आज वही काम अगर रूस कर रहा है तो गलत है। हालांकि जो रूस कर रहा है, जो रूस यूक्रेन के लोगों पर हमला कर रहा है, हम उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता। समस्या को हल बातचीत से हो सकता है, बैठकर हो सकता है, लेकिन इसमें सारी गलती रूस की भी नहीं है, इसमें यूक्रेन भी बराबर का शरीक है। क्योंकि यूक्रेन को समझना चाहिए कि जब हमारी लड़ने की ताकत नहीं है, हमारी इतनी ताकत नहीं है कि हम रूस से अकेले लड़ सकें, तो दूसरों के भरोसे पर हमें जंग में नहीं कूदना चाहिए। यूक्रेन को रूस की ये बात मान लेनी चाहिए थी, उसको ये आश्वासन दे देना चाहिए था कि हम नाटो में शामिल नहीं होंगे। लेकिन अमेरिका और फ्रांस, ब्रिटेन वगैरह उसको उकसाते रहे कि नहीं हम तुम्हारे साथ में हैं। अब जब उसकी पिटाई हो रही है, जब वहाँ पर लोग मारे जा रहे हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पूरी दुनिया से अपील कर रहे हैं कि हमें बचा लो, तो ना अमेरिका बचाने आ रहा है, ना फ्रांस बचाने आ रहा है। सिर्फ वो बचाने के नाम पर रूस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। रूस पर प्रतिबंध लगाने से ये बात तो ठीक है कि रूस पर उसका इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन यूक्रेन को क्या फ़ायदा होगा? यूक्रेन के जो लोग मारे जा रहे हैं, जो यूक्रेन में जो हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं, उसका क्या होगा? आज युद्ध को चलते हुए 6ठा दिन हो गया है। यूक्रेन जितनी बहादुरी से लड़ रहा है उसकी भी दाद देनी पड़ेगी, उसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी। इतना छोटा सा देश जो रूस के सामने कुछ भी नहीं है, 6 दिन से लगातार मुकाबला कर रहा है, युद्ध में डटा हुआ है। हालांकि उसकी जीतने की उम्मीद तो बहुत कम है, लेकिन वो जितना लड़ रहा है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए कि उसने एकदम हथियार नहीं डाले। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बड़ी बहादुरी के साथ कहा है कि हम हथियार नहीं डालेंगे। जब अमेरिका ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को ये ऑप्शन दिया था कि हम आपको वहाँ से उठवा लेते हैं, हम आपको यूक्रेन से निकाल लेते हैं ताकि आपकी जान बच जाए, तब यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा था कि मुझे सवारी की ज़रूरत नहीं है, मुझे हथियारों की ज़रूरत है। मैं लड़ना चाहता हूँ
अपने देश को बचाऊंगा, मैं भागूंगा नहीं। तो हालांकि जितना यूक्रेन लड़ रहा है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। ये उम्मीद नहीं थी कि यूक्रेन 6 दिन तक टिक जाएगा। रूस चाहता है कि जल्दी से जल्दी युद्ध ख़त्म हो। रूस चाहता है कि वहाँ पर जो सरकार बने वो रूस के समर्थन वाली सरकार बन जाए और यूक्रेन लिखित में दे दे कि हम कभी भी नाटो में शामिल नहीं होंगे तो हम युद्ध को रोक देंगे। अभी यूक्रेन के राष्ट्रपति इस बात पर राज़ी नहीं हुए हैं। कल भी 28 तारीख को बेलारूस में एक मीटिंग हुई थी, उसमें भी किसी बात पर चर्चा नहीं हो सकी, उसमें भी कोई बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब रूस ने कहा है कि हम परमाणु हथियार भी चला सकते हैं, उसके लिए भी यूक्रेन तैयार रहे। अगर परमाणु हथियार चलता है ये बहुत ज़्यादा गंभीर चिंता की बात है, क्योंकि 1945 में जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था तो उसकी भयावह स्थिति हम सब लोगों ने देखी थी। लाखों लोग मिनटों में ही मौत के गाल में समा गए थे। परमाणु युद्ध से दुनिया को बचना चाहिए, क्योंकि अगर रूस ने यूक्रेन पर परमाणु हमला कर दिया तो वहाँ पर लाखों लोग मारे जाएंगे। पलटवार में अगर अमेरिका या दूसरे परमाणु संपन्न देशों ने अगर रूस पर परमाणु हमला कर दिया तो ये वर्ल्ड वार 3 की स्थिति हो सकती है। और अगर परमाणु युद्ध पूरी दुनिया में हो गया तो पूरी दुनिया नेस्तो नाबूद हो सकती है। तो इससे बचना चाहिए। अब हम देखते हैं कि आखिर इसमें भारत का पक्ष क्या है, भारत कहाँ पर खड़ा है। भारत का जो पक्ष है वो तटस्थ है। भारत के जो रिश्ते हैं वो रूस से बहुत गहरे रिश्ते हैं और अमेरिका से भी रिश्ते हैं। भारत इसलिए कोई भी स्टैंड नहीं ले रहा है। भारत बार बार यही कह रहा है कि बैठकर बातचीत की जाए, कूटनीति से इसका रास्ता निकाला जाए। भारत न खुलकर रूस का समर्थन कर रहा है, ना ही अमेरिका का समर्थन कर रहा है, क्योंकि भारत को पता है कि अगर रूस का समर्थन करेगा तो अमेरिका नाराज़ हो जाएगा और अमेरिका का समर्थन करेगा तो रूस नाराज़ हो जाएगा। दूसरी बात कि भारत अमेरिका का तो डायरेक्ट खुलकर साथ नहीं दे सकता, क्योंकि ये अमेरिका वही अमेरिका है जो 1971 के युद्ध में जब पाकिस्तान से हमारा युद्ध चल रहा था, यही अमेरिका 7वां बेड़ा लेकर हमारे ऊपर परमाणु अटैक करने के लिए आ गया था। तब यही रूस था जिसने कि 40वां बेड़ा भेजकर अमेरिका को रोका था। वरना 1971 के अंदर अमेरिका हम पर परमाणु हमला कर देता। तो रूस ने हमें कई जगह बचाया है। यूएनओ की मीटिंग में कई बार रूस ने वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत का पक्ष लिया है। तो रूस के हम खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि रूस से हमारे बहुत सारे हित जुड़े हुए हैं। रूस से हम 50% से ज़्यादा हथियार हम रूस से ही आयात करते हैं, तो हम डायरेक्ट रूस से के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते हैं। लेकिन यूक्रेन में जो हो रहा है, जो युद्ध हो रहा है, उसका भी हम समर्थन नहीं कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इससे इफेक्ट क्या पड़ने वाला है। सिर्फ रूस और यूक्रेन में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि पूरी दुनिया में इफेक्ट पड़ेगा। इस युद्ध के साथ ही शेयर मार्केट गिर गया है, करेंसी गिर गई है और दुनिया के अंदर क्रूड ऑयल की जो कीमत है वो $100 प्रति बैरल से ऊपर चली गई है। और पूरी दुनिया में गैस और पेट्रोलियम डीजल बहुत महंगे हो जाएंगे। भारत के अंदर भी जो अनुमान लगाया जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम 10 से 15 रुपये बढ़ सकते हैं। हालांकि अभी इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन अगर नहीं होता तो ये हाथ के हाथ ही बढ़ जाते। लेकिन जैसे ही इलेक्शन खुलेगा ये उम्मीद जताई जा रही है कि पेट्रोल और डीजल के दाम 10 से 15 रुपये प्रति लीटर बढ़ सकते हैं। इसके अलावा सरसों के तेल भी बढ़ सकता है और भी बहुत सी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। इससे यूरोप को भी नुकसान पड़ेगा, क्योंकि यूरोप के अंदर जो गैस की सप्लाई होती थी उसकी बहुत ज़्यादा सप्लाई रूस ही करता था। तो यूरोप के अंदर, यूरोपीय देशों के अंदर गैस बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी। अनुमान लगाया जा रहा है 600% गैस के रेट बढ़ जाएंगे। तो पूरी दुनिया को दिक्कत होगी। हम उम्मीद यही करते हैं कि जल्दी से जल्दी युद्ध समाप्त हो और दुनिया में शांति कायम हो, बैठकर बातचीत की जाए, क्योंकि युद्धों से किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।